वेलकम टू स्टडी स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस यूनिट 4 है हमारी मात्रात्मक आंकड़ों का विश्लेषण। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी डेटा के बारे में और प्राइमरी डेटा के सोर्सेज के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीयक आंकड़ों के स्रोतों के बारे में। द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट से हम प्राप्त करते हैं। अब हम उनके कुछ स्रोत देखेंगे, ठीक है। द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त आंकड़ों या सूचनाओं को द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। इन्हें अनुसंधानकर्ता दूसरों के प्रयोग अथवा अनुसंधान से प्राप्त करता है। यानी जो रिसर्चर जो होता है वो खुद रिसर्च नहीं करता, बल्कि जो दूसरों की रिसर्च होती है या जो डॉक्यूमेंट होते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उनसे प्राप्त करता है, ठीक है। इसे अनुसंधानकर्ता संकलित नहीं करता। इसमें लिखित प्रलेखों डॉक्यूमेंट्स को शामिल किया जाता है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे हम डेटा प्राप्त करते हैं, जो इसलिए हमारे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। द्वितीयक स्रोत या सेकेंडरी सोर्सेज हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं व्यक्तिगत प्रलेख और दूसरा है सार्वजनिक प्रलेख, यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट। एक एक करके हम अपने दोनों डॉक्यूमेंट देखते हैं, ठीक है। पहला है हमारा व्यक्तिगत प्रलेख या पर्सनल डॉक्यूमेंट। व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत वे सभी लिखित सूचनाएं शामिल की जाती हैं जो किसी के द्वारा स्वयं अपने विषय में लिखी जाती हैं। यानी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो किसी इंसान के द्वारा खुद लिखे जाते हैं। जैसे डायरी डायरी होती है, लोग अपने बारे में डायरी लिखते हैं, ठीक है। और आत्मकथाएं होती हैं, ऑटोबायोग्राफी जो होती है, ठीक है, वो लोग अपने बारे में लिखते हैं। वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी रिसोर्स सोर्सेस, ठीक है। पहला है हमारा जीवन इतिहास या लाइफ हिस्ट्री। जॉन मेज के अनुसार जीवन इतिहास का तात्पर्य आत्मकथाओं से, यानी आत्मकथा वो होती हैं जो ऑटोबायोग्राफी होती हैं, जो इंसान अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखता है, ठीक है। आत्मकथा में न केवल व्यक्तिगत जीवन की सही जानकारी मिलती है, बल्कि समाज से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। यानी उस इंसान के बारे में हमें जानकारी मिलती है और उससे संबंधित जो घटना है उस बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। जीवन इतिहास से कभी कभी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य भी प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें अन्य साधनों से ज्ञात कर पाना संभव नहीं हो पाता। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी मिलती हैं जो जीवन इतिहास या लाइफ हिस्ट्री से मिल जाती है हमें किसी की, जो बाकी सोर्सेज से हमें नहीं मिल पाता, ठीक है। सेकेंड है हमारा डायरी। डायरी एक निजी प्रलेख है। कुछ लोग अपने दैनिक जीवन की प्रमुख घटनाओं, अनुभव तथा वर्तमान परिस्थितियों के बारे में डायरी में लिखते रहते हैं। डायरी से गोपनीय बातों की भी जानकारी मिलती है। यानी लोग डायरी में, आपने देखा होगा कि लिखते रहते हैं, ठीक है, अपने जीवन में घटित जितनी भी घटनाएं होती हैं और डेली लाइफ के बारे में, अपनी आज उन्होंने क्या करा, कहाँ घूमने गए, क्या खाया उन्होंने, ठीक है। और कुछ सीक्रेट बातें भी पता चलती है हमें, यानी गोपनीय बातों की भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। सेकंड है हमारा लेटर। लोगों के द्वारा लिखे गए निजी पत्र भी उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध प्रदान करते हैं। पत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि इन्हें व्यक्ति स्वतंत्रपूर्वक लिखता है तथा साथ ही गोपनीय बातों का भी पता चलता है। यानी जो लेटर लिखते हैं लोग एक दूसरे को, उनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, ठीक है। थर्ड है हमारा संस्मरण या मेमोरीज। कई बार लोगों द्वारा जीवन की घटनाओं, विभिन्न यात्राओं तथा महत्वपूर्ण परिस्थितियों के संस्मरण अनुसंधानकर्ताओं को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यानी लोग, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, वो अपनी मेमोरीज को लिखते हैं, उनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है लोगों के बारे में, ठीक है। सेकंड है हमारा सार्वजनिक प्रलेख या पब्लिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो जनता के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, यानी, ठीक है। सार्वजनिक प्रलेख उन्हें कहते हैं जिन्हें कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था तैयार करती है। इन्हें प्रकाशित या प्रकाशित रूप में जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। सार्वजनिक प्रलेख हमारे दो प्रकार के हैं, एक है प्रकाशित, एक है प्रकाशित। प्रकाशित वो हैं जो पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे अनपब्लिश डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम एक एक करके अपने दोनों डॉक्यूमेंट देखते हैं। प्रकाशित प्रलेख, केवल उन प्रलेखों को प्रकाशित किया जाता है जो आम जनता द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं। यानी सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया जाता है जो जनता के लिए ज़रूरी हो या उनके उपयोग में आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा रिकॉर्ड। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठन या संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक सूचनाओं का रिकॉर्ड रखती हैं। इन रिकॉर्ड के द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं या सरकारी संस्थाएं हैं वो रिकॉर्ड तैयार रखती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड, ठीक है, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। सेकंड हमारा प्रकाशित आंकड़े। सरकार व निजी संस्थाएं समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करती हैं, जैसे जनगणना रिपोर्ट। यानी कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो सरकार और निजी संस्थाएं भी प्रकाशित करती हैं। जैसे जनगणना रिपोर्ट होती है हमारी, उसमें दिया गया होता है कि कितने लोगों की आबादी बढ़ी, कितने लोग यंग हैं, कितने ओल्ड हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर पॉइंट है हमारा समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं द्वितीयक आंकड़ों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिन्हें सामाजिक घटनाओं, सरकार की नीतियों आदि के बारे में एकत्रित किए जा सकते हैं।
यानी कुछ आंकड़े जो हैं समाचार पत्र और पत्रिकाओं से भी एकत्रित किए जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज जो है हमारे, वो सेकेंडरी डेटा को प्राप्त करने के लिए हैं, ठीक है। यानी जितनी भी ये सब चीज़ें, ये सब हमारे द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं, ठीक है। अब आते हैं सार्वजनिक प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख वो होते हैं जो जनता में पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। मैं पहले ही बताया था, ये उसका सेकंड टाइप है, अप्रकाशित प्रलेख। सार्वजनिक प्रलेख का दूसरा टाइप यानी अनपब्लिश डॉक्यूमेंट। इनमें पहला है हमारा गोपनीय रिकॉर्ड। कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो जनता में पब्लिश नहीं किए जा सकते, उन्हें गोपनीय रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारा दुर्लभ हस्तलेख। दुर्लभ हस्तलेख वो होते हैं जो विद्वानों द्वारा लिखे जाते हैं या किसी फिलोसफर द्वारा लिखे जाते हैं, लेकिन किसी वजह से वो पब्लिश नहीं किए जा सकते। थर्ड है हमारा शोध रिपोर्ट। कुछ रिसर्च रिपोर्ट होती हैं, वो भी जनता में प्रकाशित नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द्वितीयक स्रोतों या आंकड़ों की उपयोगिता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी डेटा के उपयोगिता बताएं, जब भी आपको ये आंसर लिखना है। अगर द्वितीयक स्रोतों की उपयोगिता बतानी है, जब भी आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। पहला है हमारा पक्षपात से बचाव। द्वितीयक स्रोतों या आंकड़ों के प्रयोग में अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी प्रकार के पक्षपात करने की संभावना तथा आंकड़ों को अपने मूल्य के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर लेने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि द्वितीयक स्रोतों में जो भी आंकड़े हम प्राप्त करते हैं वो डॉक्यूमेंट से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और जो रिसर्चर जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद डेटा कलेक्ट नहीं किया, वो कहीं से उसने कलेक्ट करा है, जो लिखा है उसे वही बताना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड है हमारा भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन। द्वितीयक स्रोत एवं द्वितीयक आंकड़े भूतकालीन घटनाओं के अध्ययन में भी सहायक है, क्योंकि भूतकालीन घटनाओं का क्षेत्रीय अध्ययन संभव नहीं होता। यानी अगर 100 साल पहले की जानकारी मुझे लेनी है, तो मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उन्हीं का यूज़ होगा, ना कि प्राथमिक सोर्सेज का, ठीक है। फिर है हमारा समय व धन की बचत। द्वितीयक स्रोत या आंकड़े अनुसंधानकर्ता के समय, श्रम एवं पैसे के व्यर्थ प्रयोग से बचत करते हैं। यदि सूचनाएं पहले से ही लिखित रूप में उपलब्ध हैं, तो फिर से उन्हें संकलन में कोई आवश्यकता नहीं। यानी सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं, उसमें जो हमारी इन्फॉर्मेशन या डेटा जो है वो पहले से ही लिखित रूप में हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए इससे समय की भी बचत होती है और धन की भी काफ़ी बचत होती है। जबकि प्राइमरी डेटा में हमें इंटरव्यू लेना पड़ता है, क्वेश्चनर से भी डेटा प्राप्त करना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी धन और समय की नुकसान होता है, ठीक है। फिर है हमारा गोपनीय आंकड़ों की प्राप्ति। विशेष रूप से डायरियों तथा आत्मकथाओं से ऐसे तथ्यों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिनके बारे में प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा सूचनाएं प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी जो सेकेंडरी सोर्सेस है या द्वितीयक स्रोत जो है हमारे, उनसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाती है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी नहीं मिल पाती। गोपनीय जानकारी यानी किसी की पर्सनल लाइफ की हमारी जानकारी लेनी है हमें, तो वो डायरी से मिल पाएगी, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा से मिल पाएगी। अगर आप किसी से पर्सनल कॉन्टैक्ट करके उसके बारे में पूछेंगे तो शायद ही वो आपको बताए, वो आपको नहीं बताएगा। जबकि आप उसकी डायरी, उसकी ऑटोबायोग्राफी से पढ़कर आप गोपनीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर असंभव सूचनाओं का संकलन। द्वितीयक स्रोत असंभव सूचनाओं के संकलन में सहायता प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी रिपोर्ट, पुलिस एवं कचहरी के रिकॉर्ड इत्यादि। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो प्राथमिक आंकड़ों से हमें नहीं मिल पाती, ठीक है, या प्राथमिक स्रोत से नहीं मिल पाती, वो द्वितीयक स्रोतों से मिल पाती है, ठीक है। अगर आपको सरकारी रिपोर्ट चाहिए तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट या दस्तावेज मिलेंगे, ठीक है, जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर है हमारा द्वितीयक स्रोतों या आंकड़ों की सीमाएं। पुनर्परीक्षण कठिन होता है, ठीक है। द्वितीयक स्रोतों द्वारा उपलब्ध सामग्री या आंकड़ों की पुनर्परीक्षा करना संभव नहीं, क्योंकि इनमें जिस घटना का वर्णन है वह अनुसंधानकर्ता की मर्जी से पुनर्गठित नहीं हो सकती। यानी जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं या आंकड़े जो है हमारे द्वितीयक, उन्हें दोबारा पुनर्गठित नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेटा कलेक्ट करा है किसी बुक से या किसी की डायरी से या आत्मकथा से या किसी भी सरकारी रिकॉर्ड से। अब जो रिसर्चर है वो अपने अनुसार उन्हें चेंज तो नहीं कर सकता, ठीक है, ना उन्हें बदल सकता, ठीक है। तो इसका पुनर्परीक्षण काफ़ी कठिन है और ना ही वो घटना दोबारा घटित हो सकती। मान लीजिए मैंने किसी रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट किया, अब मुझे लग रहा है कि ये डेटा गलत हो सकता है, तो मैं उसके पास दोबारा जाकर वो डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, जो डेटा है वही हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर है हमारा कम विश्वसनीय। द्वितीयक स्रोत एवं आंकड़े कम विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इनकी जांच करना संभव नहीं। ये कम विश्वसनीय इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी जांच करना संभव नहीं, क्योंकि हमें क्या पता किसने कैसे डेटा कलेक्ट किया, सही डेटा कलेक्ट किया या गलत डेटा कलेक्ट किया है, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो हमें लिखे हुए मिले हैं, जो सरकार ने रिपोर्ट दी है या किसी की ऑटोबायोग्राफी है या न्यूज़पेपर है, वो तो डेटा हमें वहाँ से मिला है। हमें नहीं पता उन्होंने कैसे कलेक्ट किया डेटा, सही भी है गलत भी है, इसलिए ये कम विश्वसनीय माने जाते हैं, इन पर विश्वास कम किया जाता है, ठीक है। फिर है लेखक का पक्षपात। यानी जो रिसर्चर है, जब वो डेटा कलेक्ट करेगा, उसे क्या पता किसने क्या लिखा है। यानी जो राइटर जो है
उसने डेटा सही भी लिखा है या गलत लिखा है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। अब लेखक पक्षपात भी कर सकता है, जो राइटर है जिसने डेटा कलेक्ट किया है, तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो लेखक का पक्षपात भी माना जाता है जिसने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के बीच अंतर। यहाँ अंतर का आधार है, पहला है संकलन, यानी डेटा कलेक्ट के बेस पर। प्राथमिक आंकड़े स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर एकत्रित किया जाता है, यानी जहाँ से हमें डेटा कलेक्ट करना है हमें वहाँ जाकर डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। यानी रिसर्चर खुद जाता है। जबकि द्वितीयक आंकड़ों में रिसर्चर खुद नहीं जाता, वो डॉक्यूमेंट से अपना डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। मौलिकता तथा विश्वसनीयता के आधार पर, ठीक है। अधिक मौलिक एवं विश्वसनीय, क्योंकि इन पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि ये रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। कम मौलिक और विश्वसनीय, क्योंकि रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। थर्ड है हमारा स्रोत। प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत हैं अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, क्वेश्चनर, ठीक है। जबकि द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं जीवन इतिहास, पत्र, रिकॉर्ड, डायरिया इत्यादि, ठीक है, या समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब चीज़ें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा धन तथा समय। प्राथमिक आंकड़ों में धन तथा समय कम खर्च होता है, अधिक खर्च होता है, ठीक है। जबकि द्वितीयक आंकड़ों में धन और समय कम खर्च होता है। पुनर्परीक्षण, इनका पुनर्परीक्षण संभव है जबकि द्वितीयक आंकड़ों का असंभव है। सूचनाओं की जानकारी प्राथमिक आंकड़ों से पर्याप्त सूचना मिलती है जबकि द्वितीयक आंकड़ों से अपर्याप्त सूचना मिलती है, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में ये यूनिट पूरी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।